वालेकुम। जैसा कि हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में एचटीएमएल और सीएसएस को कवर कर चुके हैं। एचटीएमएल का और सीएसएस का हमें मेन जो उनका पर्पस है वो समझ आ चुका कि एचटीएमएल एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती है और सीएसएस हम उसमें स्टाइलिंग ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब जब स्ट्रक्चर और स्टाइलिंग जब हो जाएगी तो वेबसाइट में फंक्शनैलिटी भी हमें चाहिए होगी। तो वो फंक्शनैलिटी हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को डायनामिक कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटीज़ डाल सकते हैं और डिफरेंट पॉपअप्स और चीज़ों को रेंडरिंग करवाना। बेसिक काम जावास्क्रिप्ट का क्लाइंट साइड फ्रंट एंड पर होता है, लेकिन हम इसको बैकएंड पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और उनका किस तरह से सिंटैक्स है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से सबसे पहले उसका सिंटैक्स पता होना ज़रूरी होना चाहिए, ताकि हम उसकी बेसिक्स पर हम आगे मूव कर सकें। तो चलें जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन लेते हैं हम। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम क्या कुछ सीखेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स की, कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट वर्क करती है। और एम्बेडेड और एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स जावास्क्रिप्ट के फाइल्स बनाएंगे। उसके बाद हम वेरिएबल्स और डाटा के साथ हम वर्क करेंगे। डाटा ऑब्जेक्ट्स और एक्सट्रैक्ट वैल्यूज डेट्स की इनको हम देखेंगे कि डेट्स किस तरह से काम करती हैं और ऑब्जेक्ट डाटा टाइप जो है वो किस तरह से वर्क करती है। एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स देखेंगे। उसके बाद फिर हम फंक्शन को देखेंगे कि किस तरह से बनाते हैं, उसको कॉल किस तरह से करते हैं और उसका यूज़ेज हम अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एरेज़ एरेज़ क्या होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं और लूप्स क्या होती हैं। जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक पर्पस है वो फ्रंट एंड पर या फिर क्लाइंट साइड पर होता है, लेकिन हम सर्वर साइड पर भी प्रोग्राम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। नोड जेएस के साथ एनवायरनमेंट को सेटअप करते हैं और फिर हम बैकएंड पर भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट साइड पर इसका जो यूसेज है वो तो नॉर्मल है। मैक्सिमम वेबसाइट्स जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड पर या क्लाइंट एंड पर ही यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और लॉजिक बिल्डिंग्स के लिए यूज़ होती है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली डील कर लेता है ये और काफ़ी सारे इसके फ़वाइद हैं। हम आगे जब प्रैक्टिकल देखेंगे इसका तो साथ-साथ हम इस पे टिप्स एंड ट्रिक्स भी करेंगे। जी, तो इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट का देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। एक कुछ लैंग्वेजेस कंपाइल होती हैं, कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेट होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट होती है। इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ईज़ी एनवायरनमेंट सेटअप है। एक हमें कोड एडिटर चाहिए, कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। इवन कि हम नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और उसके बाद इसकी टेस्टिंग के लिए हमें कोई सा भी एक वेब ब्राउज़र चाहिए होता है। वेब ब्राउज़र ऑलमोस्ट सभी वेब ब्राउज़र्स जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद बेसिक टर्म्स के अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जावा और जावास्क्रिप्ट क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं? तो इसका आंसर नो होगा। जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं। इनके कुछ कंपैरिज़न्स हैं, उनको हम देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए जेडीके की रिक्वायर्ड होती है और जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर और एक हमें सिर्फ़ ब्राउज़र चाहिए होता है। और इसी तरह से जावा का हमें कोड विज़िबल नहीं होता, क्योंकि ये जावा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए मैक्सिमम यूज़ होती है, उनकी डेवलपमेंट के लिए। और जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है मोस्टली, लेकिन आजकल इसका काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, तो हर जगह पर जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हो रही है। लेकिन जावास्क्रिप्ट का कोड हम इज़िली देख सकते हैं। अपने वेब पेज के ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट से हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जावा को रन करने के लिए सर्वर साइड रिक्वायर्ड होती है और जावास्क्रिप्ट के लिए सर्वर साइड एसेंशियल नहीं है, ये फ्रंट एंड पर भी
रन हो सकती है। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट की को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसका यूज़ेज हमारी वेबसाइट में क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सामने एक वेबसाइट देख रहे हैं, इसको एक डेट हमें दे रहा है, वो डे दे रहा है और क्रिसमस का इसने काउंटडाउन चलाया हुआ है कि क्रिसमस 181 डेज़ लेफ्ट रहते हैं क्रिसमस को। तो ये जो फंक्शनैलिटी है, ये जो काउंटडाउन है, ये सब ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज़ होता है। जैसा कि हम अगर एक और लाइव मिसाल लें अपने आजकल के दौर की, तो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आप देखते होंगे। आप किसी भी आइटम को ऐड टू कार्ट करते हैं, तो वो आइटम उस जगह से उठकर हमारे कार्ट में ऐड हो जाता है। तो ये जो फंक्शनैलिटी है कार्ट के अंदर ऐड करवाना, फिर उसको जब हम ऐड करवा लेते हैं अपने कार्ट के अंदर, तो वो हमें फिर एडिशनल कुछ प्रॉपर्टीज़ देता है कि जैसा कि एक चीज़ जो चीज़ हमने कार्ट में सेलेक्ट की है, उसकी क्वांटिटी को हम इंक्रीज़ करते हैं, करने का ऑप्शन देते हैं। अगर हम क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं, तो जो क्वांटिटी होगी वो मल्टीप्लाई बाय टाइम जितनी उसकी प्राइस होगी उससे हो जाएगी और हमें एक टोटल करके बता देगा। तो ये सब फंक्शनैलिटीज़ और इस तरह की बेशुमार और भी जो फंक्शनैलिटीज़ वेबसाइट्स के अंदर परफ़ॉर्म होती हैं, वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखने का सबसे जो बेसिक तरीका हम सीखते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि सीएसएस को हम किस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली हम एचटीएमएल के अंदर भी लिख सकते हैं या फिर एक अलग से स्टाइल टैग लेकर भी लिख सकते हैं उसके अंदर, या तो फिर हम एक अलग से स्टाइल शीट बना लें और उसको एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर हम लिंक करवा दें। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट भी हम स्क्रिप्ट टैग लेकर अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर लिख सकते हैं या फिर उसकी जो सोर्स फाइल अलग से हमने बनाई है, एक्सटर्नल फाइल, स्क्रिप्ट फाइल, उसको हम हेड टैग के अंदर या फिर बॉडी के लोअर पार्ट में हम इसको लिंक करवा सकते हैं और जो हमारी स्क्रिप्ट होगी उसको रन करवा सकते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग को इन दो तरीकों से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। एक तो सिर्फ हम अगर अपना टैग सिर्फ लिखना चाहते हैं, अगर जावास्क्रिप्ट को हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फर्स्ट वाला टैग यूज़ करेंगे, ये वाला। और दूसरा अगर हमने कोई एक्सटर्नल फाइल लिंक करवानी है, तो उसके लिए हम ये वाला टैग यूज़ करेंगे, उसको यूआरएल प्रोवाइड करेंगे सोर्स के अंदर। कमेंट्स कमेंट्स अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर हम कोई लॉजिक लिखते हैं या फिर हम कोई अपना कोड किसी और को देते हैं या फिर हम किसी कंपनी में फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, तो आज हम किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं और कल को वो प्रोजेक्ट किसी और ने मेंटेन करना है। तो उस चीज़ के लिए कमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। जो नेक्स्ट डेवलपर, जो नेक्स्ट मेंटेनर आता है, कि जो कोड हमने लिखा है उसमें कौन-सी कॉम्प्लेक्सिटी है, कौन-सा कोड किस फंक्शनैलिटी को परफ़ॉर्म कर रहा है, हम वो एक अलग से करके लिख लेते हैं कमेंट्स के अंदर। कमेंट वाला जो पोर्शन होगा प्रोग्राम का वो रन नहीं होता, वो इग्नोर कर दिया जाता है, वो जस्ट एक एज़ अ इंस्ट्रक्शन कंसीडर करता है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए अगर आपका कमेंट एक ही लाइन के लिए है, तो आप ये डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर सकते हैं सिंगल कमेंट के लिए। और अगर आपका लाइन एक लाइन से ज़्यादा है, तो आप इस तरह से मल्टी कॉलम, मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। जी, तो अब देखते हैं कि पहले हम एचटीएमएल में देखा कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी अगर राइट आउट करवाना है, तो उसके लिए हमें हेडिंग्स, टैग्स और पैराग्राफ्स, इटैलिक, बोल्ड, एड्रेसेस काफ़ी इस तरह के टैग हमें अवेलेबल थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अपने वेब पेज के अंदर कुछ भी लिखवाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से यूज़ करेंगे? उसके लिए हमें 2 फंक्शन प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन, लाइन के शॉर्ट फॉर्म। तो उसके अंदर जो हमें पैरेंथेसिस है, स्मॉल पैरेंथेसिस, कोटेशन मार्क के अंदर हम जो भी लिखेंगे, वो एज़ इट इज़ हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एच3 हमने एचटीएमएल का टैग यूज़ किया और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दी और एच3 के टैग को क्लोज़ किया और एक बीआर का टैग लिया। तो जो टैग्स हैं इनको इग्नोर करके इनकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट कर देगा इस स्ट्रिंग वैल्यू पर, न्यूज़ फ्लैश पर।
तो ये हमें ऐसे प्रिंट आउट करके दे देगा। जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहला काम उसके सिंटैक्स को सीखना होता है कि जो लैंग्वेज सिंटैक्स हमें प्रेफर कर रही है, जो हमें दे रही है सिंटैक्स के, इस सिंटैक्स को हम इस वे में यूज करेंगे तब हमारी डिजायर कंप्लीट होगी। अ, जो हम चाहते हैं अपने प्रोग्राम से करवाना, वो तब जाकर हमें वो हमें डिजायर फुलफिल होगी जब हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के गिवन सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। अदरवाइज हम अपने डिजायर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। वेरिएबल्स और डाटा, वेरिएबल को हम इस तरह से सपोज करते हैं कि एक कंटेनर है, उसके अंदर एक कोई भी वैल्यू सेव होगी। तो जिस चीज के अंदर वैल्यू सेव होती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल्स के अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स स्टोर करवा सकते हैं। डाटा टाइप्स में स्ट्रिंग वैल्यू आ जाती है, उसके अलावा न्यूमेरिक वैल्यूज आ जाती है, इंटीजर्स आ जाते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स, और और जावास्क्रिप्ट के जो अपने डाटा टाइप्स हैं जैसा कि नैन हो गया, अनडिफाइंड, नल, ऑब्जेक्ट्स, एरेज, इस तरह के सब डाटा टाइप्स को हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। वेरिएबल्स को इनिशिएट करवाने के लिए हम वेर का कीवर्ड यूज करते हैं, वेर, लेट या फिर कॉन्स्ट। तो हम इनको आगे देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल को लिखने किस तरह से लिखते हैं। तो वेरिएबल को लिखने के लिए कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं, उनको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज हमारा वेरिएबल नेम कंसिडर नहीं होगा और हमें एक सिंटैक्स एरर थ्रो करेगा। तो वेरिएबल लिखने के लिए हम अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर नंबर्स हम वेरिएबल का फर्स्ट लेटर यूज़ नहीं कर सकते। उनको हम मिडल में या फिर एंड में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा या फिर कोई अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर आएगा या तो फिर अंडरस्कोर। उसके अलावा हम अपने वेरिएबल नेम्स के अंदर स्पेस नहीं दे सकते। हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल्स और नंबर, जैसा कि 13, ये एक प्लेन नंबर है, 22.5 ये एक फ्लोट नंबर है, और -3.14159 ये हमारे पास एक इंटीजर है। तो तीनों नंबर्स हमारे पास नंबर्स एज अ नंबर काउंट होंगे। उसके बाद स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? हेलो हो गया, कोई भी एक वर्ड हो गया, उसको हम एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं। और स्ट्रिंग की पहचान ये होती है कि ये डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखे जाते हैं। बूलियन वेरिएबल्स ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में हमें वैल्यूज देते हैं, लेते भी हैं और देते भी हैं। नल वेरिएबल्स, जिनके अंदर कोई भी वैल्यू ना हो। नल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, तो उसको हम नल कंसीडर करेंगे। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका हम देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हम एक कीवर्ड यूज करते हैं बैक। उसके बाद फिर हम अपने वेरिएबल का कोई भी मीनिंगफुल नेम देते हैं। कोई भी नेम दे सकते हैं हम अपनी तरफ से। फॉर एग्जांपल कि हम मंथ्स मंथ्स पर काम कर रहे हैं, तो वेर एक कीवर्ड यूज करूंगा मैं, और उसको वेरिएबल का एक नेम दे दूंगा, और फिर ये सेमीकोलन से स्टेटमेंट ब्रेक कर दी। वेर मंथ इक्वल्स टू दिसंबर, मैंने दिसंबर की एक स्ट्रिंग वैल्यू इन असाइन कर दी अपने मंथ को। तो इस तरह से मैंने एक अपना वेरिएबल असाइन किया, वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, और अपने वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू भी असाइन कर दी। जी। तो नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कि एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। Expressions are JavaScript commands that assigns value to variables, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज हों, वो एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। जैसा कि इक्वल्स टू को हम एज अ एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स जैसा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसी तरह से ऑपरेटर्स को हम अगर इजीली सिंपल सिंपल तरीके से समझें, तो
मैथमेटिक ऑपरेटर्स को ले लेते हैं, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह, ये सब हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं। तो ये कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर। जी, तो अब हम देखते हैं कि फंक्शंस के जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन को यूज करने के लिए, फंक्शन को बनाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका सिंटैक्स क्या है। तो फंक्शन को बनाने के लिए हम एक फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हैं और फिर हम फंक्शन का उसे नेम देते हैं। फंक्शन का नेम देंगे कि इस फंक्शन का ये नाम होगा, एक यूनिक नेम कोई सा भी दे सकते हैं। जैसा कि वेरिएबल्स के लिए हम नेमिंग स्कीम्स को यूज करते हैं, वैसा ही हम फंक्शंस के लिए भी नेमिंग स्कीम्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक स्मॉल पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसके अंदर हम पैरामीटर्स, अपना जो भी हम पैरामीटर देना चाहते हैं अपने फंक्शन को, वो असाइन करेंगे। और करली ब्रेसेस के अंदर फिर हम जो भी आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम उसको उस तरह से एक कमांड की फॉर्म में उसे बता देंगे। फंक्शन की नेमिंग स्कीम्स एज इट इज़ हैं कि ये केस सेंसिटिव होते हैं। तो इनके लिए भी, जैसा कि हम वेरिएबल्स को फंक्शन की नेमिंग के लिए देखा था कि स्टार्ट में, या फिर हम क्या नाम है, एक अंडरस्कोर ले सकते हैं या फिर लेटर, और इसके अंदर हम स्पेस वगैरह नहीं दे सकते। और फंक्शन का नेम एक एज अ कि एक कीवर्ड भी नहीं हो सकता। कोई हम एक मीनिंगफुल नेम लेंगे फंक्शन के लिए जो कि हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। तो फंक्शन से परफॉर्मेंस, अपना वर्क कैसे हम परफॉर्म करवाते हैं, तो एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं हम कि एक फंक्शन हमने लिया, उसका नेम दे दिया शो डेट का, और उसको हमने पैरामीटर दे दिया डेट। करली ब्रेसेस के अंदर हमने उसको एक इंस्ट्रक्शन दी कि जब ये फंक्शन रन होगा तो इसने एक लाइन प्रिंट करवानी है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी, दिस इज, फिर कॉन्केटिनेशन हमने कर दी, प्लस कर दिया, और डेट जो कि हमारे पास एक पैरामीटर है, और प्लस एक दिया कि हमने एचटीएमएल का टैग दे दिया। इससे क्या करेगा कि जो हमारे पास एक डेट का फंक्शन होगा, तो उसको हम एक वेरिएबल से वैल्यू असाइन करवा देंगे, और वो फंक्शन हम ऐड कर देंगे अपने, वो पैरामीटर हम ऐड कर देंगे अपने फंक्शन में। और जब ये रन होगा तो ये उस वेरिएबल से वैल्यू लेकर हमें प्रिंट आउट करवा देगा। तो इस तरह से एक और मिसाल एग्जांपल है हमारे पास। फंक्शन है एरिया, फाइंड फाइंड करने का फंक्शन है हमारे पास। तो फंक्शन का कीवर्ड लिखा और फंक्शन का हमने नेम दिया एरिया, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने दो पैरामीटर्स दे दिए, विड्थ और लेंथ। फिर करली ब्रेसेस के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया साइज के नाम से, और उसको हमने एक कंडीशन दे दी कि विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और रिटर्न करवा दिया हमने वेरिएबल जो कि साइज है। अब जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो कॉल करेंगे ऐसे एरिया, और विड्थ की जगह हम उसकी वैल्यू दे देंगे, और कोमा लेंथ की जगह उसकी वैल्यू। तो ये फिर हमें कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट शो कर देगा जिस जगह भी ये फंक्शन कॉल होगा। किसी भी फंक्शन को हम HTML के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसकी एक छोटी सी मिसाल हम देख लेते हैं कि जब हम अक्सर किसी बटन को क्लिक करते हैं तो हमें एक पॉपअप शो होता है। तो वो किस तरह से पॉपअप शो होता है कि हमने एक मेथड प्रोवाइड करता है हमें, जावास्क्रिप्ट का ऑन क्लिक मेथड है। जब किसी भी बटन पर हम ये ऑन क्लिक मेथड अप्लाई करते हैं और उसके अंदर हम एक फंक्शन को ऐड कर देते हैं ऑन क्लिक, ये फंक्शन ट्रिगर हो जाए जब बटन क्लिक हो, तो इस नाम का फंक्शन ट्रिगर हो जाए। तो जब बटन पर क्लिक होता है तो वो उस फंक्शन को कॉल करता है, और उस फंक्शन के अंदर जो भी रिटर्निंग वैल्यू होती है वो हमें एज अ आउटपुट मिल जाती है। अगर पॉपअप होगा तो हमें एज अ पॉपअप की फॉर्म में उसका आउटपुट मिल जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क करती हैं कि कंडीशन का एक जायजा लेती हैं कि वेदर कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है, उसके मुताबिक फिर ये आउटपुट जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास इफ कंडीशन है। इफ का एक कीवर्ड है, और पैरेंथेसिस के अंदर उसके अंदर एक हम
कंडीशन डालते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू रिटर्निंग होती है या फिर आउटपुट होता है, हम वो डाल देते हैं कि अगर ये कंडीशन मीट करे तो हमें ये आउटपुट जनरेट करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स कंडीशनल चेक करते हैं कि वेदर ये कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब जैसा कि ये एक जो एग्जांपल है, इफ एल्स की हमारे पास एग्जांपल है। अब ये देख रहे जो मेल एक वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू है, क्या वो इक्वल टू यस है? अगर वो वैल्यू यस होगी तो ये कंडीशन प्रिंट करवा देगा यू हैव मेल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये नो मेल्स वाली कंडीशन जनरेट करवा देगी। तो उसके बाद हमारे इफ की एक इफ कंडीशन होगी हमारे पास, फिर उसके बाद इफ कंडीशन एल्स कंडीशन आती है। इफ कंडीशन को जो हमने कंडीशन दी थी, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसको जो इसके अंदर की वैल्यूज हैं उनको स्किप करके जो आउटपुट एक्सपेक्टेशन थी उनको स्किप करके फिर वो एल्स पर जंप करेगी। फिर एल्स पर जो भी हम इसे आउटपुट जनरेट करवा रहे हैं, फिर वो जनरेट आउटपुट जनरेट करेगा। एरेज एरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का। इसके अंदर मैक्सिमम जो हमारा जावास्क्रिप्ट से हम जो जावास्क्रिप्ट से वर्क करवाएंगे वो एरेज के थ्रू ही होगा। तो एरे को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं हम, फिर बाद में इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एक्चुअल में एरे है क्या। An array is an ordered collection of values referenced by a single variable name। कि हम कोई सा भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं और उसको हम उसके एरे के इक्वल कर देते हैं और एरे के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल लिया और उसको वेरिएबल का नेम दे दिया, हमने कोई भी नेम दे दिया अपनी चॉइस का, उसको इक्वल्स टू कर दिया न्यू एरे। एरे को इनिशियलाइज करवाने का ये तरीका होता है कि हम न्यू एरे मेथड यूज करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हम उसका साइज बता देते हैं। अब हम बताते हैं कि साइज तो हमने बता दिया कि इतना बड़ा साइज होगा इस एरे का। अब उसके अंदर हम डाटा के किस तरह से लिख सकते हैं, तो डाटा लिखने के दो तरीके हैं। सबसे पहले देख लेते हैं तरीका कौन सा एरे पे डाटा लिखने का। फॉर एग्जांपल वेर मंथ मंथ टेक्स्ट लिख लिया हमने, एक वेरिएबल नेम दे दिया इक्वल्स टू न्यू एरे, और ये हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स है इसकी इंडेक्स नंबर होगी 0। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 इस तरह से फिर सो ऑन चलता जाएगा। तो हमने इंडेक्स 1 पर इसको जनवरी लिख दिया, इंडेक्स 0 एम्प्टी छोड़ दी और बाकी सब मंथ्स के नाम इस तरह से हमने लाइन वाइज लिख दिए। अब जो दूसरा तरीका हमारे पास एरेज के अंदर डाटा को स्टोर करवाने का, वो ये है कि हमने वेरिएबल का कीवर्ड यूज किया और वेरिएबल का नेम दिया उसे इक्वल्स टू न्यू एरे कर दिया हमने, और फिर वेरिएबल का नेम लिया और ये एरे की ब्रैकेट्स यूज की हमने और इसे बताया कि फर्स्ट इंडेक्स जो कि 0 है हमारे पास, फर्स्ट इंडेक्स पर हम क्या सेव करवाना चाहते हैं उसको एम्प्टी स्ट्रिंग हमने दे दिया। फिर जो उसकी सेकंड इंडेक्स है जो कि नंबर 1 होगी, उस पर जनवरी हमने दे दिया और सो ऑन इस तरह से हमने फिर अपने डाटा को बता दिया कि इस जगह पर इस डाटा को स्टोर करवाना हमने। जी। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के लूप्स क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और इसको हम अपने किस तरह से यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, किस तरह से फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करवा सकते हैं। लूप की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। लूप के अंदर जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कंटिन्यूली रिपीट होती रहती हैं अनटिल, या फिर जो उसको एक कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को मीट कर जाए, या फिर जितने नंबर ऑफ आइटरेशंस हमने उसे दिए हैं उन आइटरेशंस पर चलकर उतने आइटरेशंस के बाद रुक जाए। तो दो तरह की हमारे पास लूप्स होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। इसको हम एक फॉर का कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद फिर हम एक स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं और एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं कि जो हमारी लूप स्टार्ट होगी उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा। फिर उसको एक कंडीशन दे देते हैं
कि इस कंडीशन को भी मीट करना है साथ में। और फिर हम बताते हैं कि जब पहली बार लूप चलेगी तो क्या अपडेट करना है, फिर जब दूसरी बार चलेगी तब क्या अपडेट करना है, वो सब अपडेट्स हम इस जगह पर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर नम इक्वल्स टू 1 कर दिया हमने कि नंबर के जो वैल्यू है, नंबर एक वेरिएबल है, नम एक वेरिएबल है हमारे पास, और उसको हमने 1 के इक्वल कर दिया। अब कंडीशन दे दी कि नंबर नम लेस देन इक्वल्स टू 4 है, कि इसकी ये कंडीशन बताई है। फिर हमने फिर जब बताया कि ये जब रन करेगा तो नम प्लस प्लस कर देगा, मतलब कि जब ये एक बार, जब सबसे पहली बार ये चलेगी लूप, तो नंबर 1 को, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसमें दिया हुआ है, नम को जब प्रिंट करवा रहे हैं, तो जब ये पहली बार लूप चलेगी तो अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और 1 प्रिंट हो जाएगा। तो जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तो नंबर जो होगा 1, उसको ये ऐड कर देगा फिर इसमें, तो ये नम के 1 की जगह नम 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेगा कि नंबर नंबर की जगह इसकी वैल्यू होगी कि अब 2 है, 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ठीक है, ये फिर उसमें एक प्लस कर देगा, ये रन होकर इस पे 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये प्लस होकर जब इधर आएगा तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह से जब ये चेक करेगा 4 प्रिंट कर देगा, तो उसमें ये ऐड कर देगा, ये 5 हो जाएगा। फिर कंडीशन देखेगा कि नम नम की जगह इसकी वैल्यू है कि 5 ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू 4, तो कंडीशन हमारी फॉल्स होगी और ये लूप यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी और हमें ये 1 2 3 और 4 रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मतलब कि अ लूप प्रेजेंट इनसाइड अनदर लूप। जैसा कि हमारे पास ये एक आउटर लूप है, फॉर लूप, जो कि ये एक रो को लिखती है। इसके अंदर हमारे पास एक और लूप है, इस लूप के अंदर ही, लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप प्रेजेंट है, जो कि कॉलम को राइट आउट कर रही है। तो इस तरह के लूप को बोलते हैं हम नेस्टेड लूप। उसके बाद जो दूसरे टाइप की हमारे पास लूप होती है, जो कि कंडीशन को सिर्फ चेक करती है, जो कि नंबर ऑफ इटरेशन हम उसको नहीं देते, तो इस तरह के लूप को बोलते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, सिंटैक्स व्हाइल, एक कीवर्ड यूज किया हमने और उसको स्मॉल ब्रेसेस के अंदर कंडीशन दे दी, और फिर उसकी एक बॉडी जिसके अंदर जो भी हम अपना कोड रन करवाना चाहते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करवाया नम, और उसको वैल्यू दे दी हमने 1। जब उसको फिर हम सिंटैक्स लिखते हैं व्हाइल लूप का, व्हाइल लिखेंगे स्मॉल ब्रेसेस और कंडीशन दे देंगे कि जब तक नंबर, जो कि इसकी अभी करंट वैल्यू है 1, ये लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इसको राइट आउट करवाते रहो इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारे जो भी इस नंबर को उसी तरह से पहले 1 काउंट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जब कंडीशन इसकी मीट कर जाएगी, जब तक इसकी कंडीशन मीट नहीं करेगी तब तक ये रन होती जाएगी। तो इस लूप को बोलते हैं हम व्हाइल लूप। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो जावास्क्रिप्ट का। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमने देखना है इन फ्यूचर, हम आने वाली वीडियोस में उनको भी साथ साथ देखेंगे, लेकिन साथ में अब हम फर्दर वीडियो से प्रैक्टिकल देखेंगे। तो अभी हमने काफ़ी कुछ देखना है, जैसा कि डोम मैनिपुलेशन हो गया, इवेंट्स हो गया, फॉर्म्स हैंडलिंग, और इवेंट्स के मैनेजमेंट्स वगैरह, एरर हैंडलिंग्स और पॉपअप्स वगैरह, काफ़ी कुछ हमारा भी रहता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले नेक्स्ट, तो उनको हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।